नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 9वीं अनुसूची का। डिस्कशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या है चर्चा में, ये क्यों? तो अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस पर कार्रवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और ये कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जिसके अंतर्गत आप लोग इसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। और ये भी सलाह दी कि आप लोग इसे हाई कोर्ट में जाकर के दायर कर सकते हैं केस को, चूँकि 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, और जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में जब मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकता है और वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। कब जारी किया जाता है? किसी भी ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया हो, उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश न्यायालय दे सकता है। इसी प्रकार परमादेश जारी किया जा सकता है। ऐसा तब जारी किया जा सकता है जब ये लगता है न्यायालय को कि कोई भी सार्वजनिक जो अधिकारी है वो अपने कानूनी और जो उसके संवैधानिक दायित्व हैं उनका पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति एक मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं अगर किसी व्यक्ति के, तो वो परमादेश जारी कर सकता है। अगर इसी प्रकार निषेध जारी किया जा सकता है। तो ये कब जारी किया सकता है? जब कोई निचली अदालत किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय अपने अधिकारों का अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती किसी अन्य अदालत के, उच्च अदालत के, तो ऐसी स्थिति में निषेध आदेश जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार अधिकार परीक्षा जारी की जा सकती है कि कोई भी अधिकारी जो है या कोई भी जो ऐसे व्यक्ति जो है जो पद पे किसी है, सरकारी पद पे, वो अपने पद का दुरुपयोग करा है तो उससे ये अधिकार परीक्षा जारी करके रिट को और पूछा सकता है कि आप किस अधिकार से ऐसे कार्य को कर रहे हैं। इसके अलावा उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। कोई भी अगर सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई निचली अदालत हो, कोई भी ऐसा कार्य कर रहा हो जो उसके समक्ष विचाराधीन हो और उससे ऊपर की अदालत या अधिकारी उसको हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बिना अधिकार के अगर कोई कार्य करता है तो उसके ऊपर उत्प्रेषण जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 5 रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें इसमें कही। तो हुआ क्या है कि तमिलनाडु के तमाम कई राजनीतिक दल हैं जो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की कि जो मेडिकल जो नीट की परीक्षा हो रही है उसमें क्या हुआ है कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण देने से केंद्र सरकार के फैसले को जो मना किया है केंद्र सरकार ने, उसको चुनौती दी। साथ ही संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षण की मांग भी की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अनुच्छेद 32 के तहत उपयोग मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इसे मना कर दिया कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, चूँकि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते। साथ ही न्यायालय ने प्रश्न किया कि मौजूदा मामले में किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, ये भी आप लोग बताएं। अब जब ये बात उठी तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की संबंधित मांग की जा रही है, ताकि उसे न्यायिक समीक्षा की संरक्षण प्रदान कर दिया जाए। क्योंकि 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है कि इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और ये बात केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी उठाई। अब बात करते हैं संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, वर्तमान में क्या है कि संविधान की 9वीं सूची में कुल 284 कानून शामिल हैं। इन 284 कानूनों को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता और इन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण भी प्राप्त है। आगे क्या हुआ कि 9वीं अनुसूची कब बनी थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहले 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची बनी थी 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से।
भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होता है इन्हें। नवी अनुसूची प्रकृति में पूर्वव्यापी यानी रिट्रोस्पेक्टिव है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को नवी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। मतलब अगर किसी भी कानून को पूर्वव्यापी है, मतलब अगर कोई कानून पहले से था जिसे न्यायालय ने ये घोषित कर दिया कि यह संवैधानिक है, लेकिन फिर भी उसे अगर नवी अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो वो उसी दिन से उसे संरक्षण प्राप्त हो जाएगा और वो वैध मान लिया जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक शेड्यूल है। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से नवी अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल थे। इसके बाद कई सारे संशोधन हुए। अब कुल कितने हैं? 284 कानून शामिल हैं। इनकी संख्या 284। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा सकता है प्री में, पीसीएस या आईएएस दोनों जगह पर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है 9 शेड्यूल का। तो नवी अनुसूची जो है इसका ऐतिहासिक रूप से भारत में भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। क्या होता था कि भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के अस्थायित्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न के बदलने हेतु किए गए संस्थागत सुधारों से। क्या सुधार किए गए? तो जब भारत में भूमि सुधार शुरू हुए तो उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के न्यायालयों में चुनौती दी गई, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी था उस समय, फंडामेंटल राइट था, जिसमें से बिहार में न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया था। इस विषय परिस्थिति से बचने और भूमि सुधारों को जारी रखने के लिए सरकार ने पहला संविधान संशोधन करने का फैसला किया और 8 मई 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने अनंतम संसद में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात 16 मई 1951 को यह विधेयक चयन समिति को भेज दिया गया। ठीक है, तो ये अंतरिम जो संसद थी उसी में ये बातें उठ गई थी। चयन समिति की रिपोर्ट के बाद 18 जून 1951 को राष्ट्रपति ने भी इस विधेयक को मंजूरी दी और अधिनियम बन गया। फिर 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, उस मामले में आए निर्णय के बाद संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नवी अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। फिर क्या था? इस संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि किसी भी कानून को बनाने और इसकी वैधानिकता तय करने की किसी एक संस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती, यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और उसकी वैधानिकता की जांच संसद के बजाय न्यायपालिका ही करेगा कि वो वैधानिक है या नहीं। लेकिन अब केशवानंद भारती केस में कह तो दिया गया कि ठीक है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन कब? यह तभी संभव जब कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा या फिर संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है संविधान का या उसका, या फिर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसको न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो यानी पूरी तरह से ये श्योरिटी नहीं है कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती केशवानंद भारती केस के बाद। आई होप आप लोगों को इसमें कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लोग सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप हमारे नए नए वीडियोज़ से रूबरू होते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।